हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग का छोटा सा प्यारा सा चैनल BS स्टडी कोचिंग सेंटर में बबलू सर स्वागत करते हैं, अर्थात BSSCC औरंगाबाद बिहार। आज हम क्लास 10th के लिए हिंदी गोदुली भाग 2 का चैप्टर नंबर 7 को लेकर आया हूं, जिसका पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। यह एक प्रकार का निबंध है। इनका लेखक हमारे रामविलास शर्मा जी हैं। तो रामविलास शर्मा जी हैं। आज ये हम आप लोग को समझाते हैं, बारी बारी से चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आप लोग देखिए, यह जो पाठ है परंपरा का मूल्यांकन, इसे हम कैसे समझेंगे कि इनका लेखक जो है श्री रामविलास शर्मा जी हैं। याद रहने के लिए एक मैं आप थोड़ा सा साइकोलॉजी दिमाग लगाइए या थोड़ा सा आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। देखिए, और यह एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है। तो किस प्रकार याद रखेंगे कि यह निबंध ही है सर। तो देखिए, परंपरा का मूल्यांकन कहने से पता चल रहा है कि जो भी मूल्य बात है वह हमें परंपरा से मिला है, यानी कि बहुत पहले से मिला है। यानी कि मेरा घर में या मेरे फैमिली के साथ या मेरा पूरा जो देश का मूल्यांकन है जो बहुत ही पुराना है, यानी कि सतयुग से चला आ रहा है। तो सतयुग के निवासी या सतयुग के समय हम श्री रामचंद्र भगवान को मानते हैं। किनको मानते हैं? श्री रामचंद्र भगवान को मानते हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ है विलास जी में कि रामविलास शर्मा। तो आप लोग को रिलेट हो गया होगा कि परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है। तो हमारे रामविलास शर्मा जी होंगे। देखिए, अब जब रामविलास शर्मा जी हो गए तो राम भगवान से हम थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे। अब देखिए, रामविलास पर कोई कहता है कि निबंध लिखिए, कहता है कि नहीं कि राम भगवान पर कहता है कि रामायण पर निबंध लिखो, तो राम भगवान से रिलेटेड है। दुर्गा पूजा लिखो तो उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं के सत्य पर जीत की परंपरा के अनुसार मनाया गया। चलिए, दीपावली उन्हीं के रूप में मनाया गया है। तो आप लोग को याद हो गया होगा कि परंपरा का जो मूल्य बात होती है वह हमें राम भगवान के समय से, यानी कि सत्ययुग के समय से मिलती है। तो आप लोग को रिलेट हो गया होगा। चलिए, याद हो गया। चलिए, अब बिना समय गवाए हुए हम सीधा VBI ऑब्जेक्टिव पर आप लोग को लेकर चलते हैं। चलिए, तो आप लोग कॉन्स्टेंट माइंड होकर सुनिए और मैं इसी ऑब्जेक्टिव को क्लासरूम में ही याद करवा देता हूँ। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि परंपरा का मूल्यांकन कौन सी विद्या है। तो अब आप समझिए इसका कौन सी विद्या को डायरेक्टेड करेंगे? निबंध। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जार शाही कहाँ थी? जार शाही जगह का नाम है, वो कहाँ में थी? रूस में, जापान में, फ्रांस में, चीन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा, रूस में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? देखिए, इसमें 3 वर्ड आ रहा है, आप याद करिए। निराला की साहित्य साधना है ना, साहित्य साधना की रचनाकार कौन है? तो हमारे कौन सा हो जाएंगे? इसका ऑप्शन रघुवीर सहाय, अग्नेय जी, ज्ञान जागेसी, रामविलास शर्मा जी होंगे। तो इनका आंसर आपको कौन से हो जाएंगे? आप लोग सोच लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। चलिए, यदि मेरा आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक भी कर लें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन, बेल आइकन बटन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको ऑल पर दबाइएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपके समय टू समय न्यू PDF के साथ आपको मिलेगा। चलिए, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? यानी कि परंपरा का ज्ञान जो है, पहले का जो ज्ञान है, पुराना ज्ञान किस व्यक्ति के लिए आवश्यक है? ये कह रहा था। पहला है जो लकीर के फकीर हो, जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे, या जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, या जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, जो उपयोगी साहित्य के रचनाकार ना करे। मतलब कह रहा है कि जो उपयोग करके साहित्य के बारे में रचना नहीं सोच रहा है, उसको आप परंपरा का ज्ञान सिखा दीजिए, तब वह आपका साहित्य के बारे में और थोड़ा रचना करने लगेगा और समाज के बारे में जानने लगेगा कि क्या होता है और कैसे उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किसको ज्ञान चाहिए? तो जो, अरे लकीर का फकीर का उसको क्या मतलब है, लेकिन कोई जो साहित्य का ज्ञान प्राप्त करके भी अपना रचना के बारे में आगे की ओर नहीं सोचता है कि हम क्या करें, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। परंपरा का जो मतलब कि साहित्य का, यानी पुराना
बातें को उसको याद करवाइए, ज्ञान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। यदि कह रहे हैं कि परंपरा का मूल्यांकन जो चैप्टर है किनका है, तो बताइए आप किनका है। डायरेक्ट हिट कीजिएगा, रामविलास शर्मा। चलिए इन्हें कोई समझाने की बात नहीं है, आप लोग आराम से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। 10 अक्टूबर 1912, 20 सितंबर 1913, 25 नवंबर 1914 या 10 अक्टूबर 1911। यह आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर यह हो जाएगा 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा जी को जन्म हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि तार सप्तक के संपादक के प्रयोगवादी कवि हैं। इसमें कह रहे हैं कि तार सप्तक जो है, तार सप्तक संपादक के प्रयोग करने वाले कवि कौन हैं, जो इनका प्रयोग करते हैं। तो आप लोग, पहला है सूरदास, दूसरा बी में है केशवदास, और सी में है तुलसीदास, और डी में है अग्नेय। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तार सप्तक का अग्नेय जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अग्नेय जी। तार सप्तक के संपादक कौन है, तो अग्नेय जी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, प्रगतिशील साहित्य का संबंध। प्रगतिशील कहने का मतलब क्या हुआ, आगे की ओर बढ़ना। तो आगे की ओर बढ़ने के लिए कौन सिखाता है हमारा, तो ये तो आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा इसको। बौद्ध धर्म दर्शन से, या वेदांत दर्शन से, या मार्क्स के विचारों से, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बुद्ध भगवान सिखाते हैं कि आपको कितनी भी कठिनाई हो, आप आगे की ओर प्रगति कीजिए। आप जानबे करते होंगे कि अंगुलीमाल डाकू और बुद्ध भगवान की कहानी, तो उसी पर बोल रहा है कि जब कितना भी उनको रोक रहा था, फिर भी बुद्ध भगवान मतलब अंगुलीमाल डाकू उनको रोक रहा था, फिर भी वह प्रगति पर आगे बढ़ते हुए गए, और लास्ट में उसे जरूर अच्छा ज्ञान दिए, विद्या दिए, ताकि वहाँ से वह अपना हिंसा करना छोड़ दिया। चलिए आगे देखिए, जारशाही में थी। जारशाही मतलब कहाँ थी, ये पिछले बार क्वेश्चन भी आया, लेकिन यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर रहा है, आप लोग घबराइएगा नहीं। इसी के चलते हम इसको दोबारा ले लिए हैं, ताकि सोवियत रूस, फ्रांस, नेपाल, चीन। यदि आपको खाली रूस कहता तो भी सही होता, और सोवियत रूस भी कह रहा है तो भी सही है। तो जारशाही कहाँ है, जगह है सोवियत रूस में ही है जारशाही। ठीक है, आप लोग याद हो गया, ऑप्शन नंबर इसका ए ही होगा, सोवियत रूस। पहले भी मिला था, क्वेश्चन नंबर 1 2 में था। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस अवस्था में संभव है। देखिए, किस अवस्था में मतलब कि किसका व्यवस्था में संभव है। व्यवस्था मतलब कि अवस्था, व्यवस्था वही हुआ जिस किससे व्यवस्था में आप कहाँ रहिएगा तो आपको साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान मिलेगा। कहने का मकसद यही है। तो सामंतवादी व्यवस्था में रहिएगा तब होगा, क्या पूंजीवादी व्यवस्था में रहिएगा तब, समाजवादी व्यवस्था में रहिएगा तब, या उपयुक्त में से सभी में। यानी कि आप किनके साथ ज़्यादा व्यवस्था में रहिएगा तो आपका जिस परंपरा का यानी साहित्य का परंपरा का ज्ञान होगा। तो आप समाज में जब तक नहीं रहिएगा तब तक आपको सामाजिक ज्ञान, परंपरा का मूल्यांकन को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको आंसर है क्वेश्चन नंबर सी होगा, समाजवादी व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रगतिशील मनुष्यों की भूमिका है। मतलब कह रहे हैं कि किनका भूमिका रहता है। ऑप्शन नंबर ए, नगण्य का, निर्णायक का, या नकारात्मक का, इनमें से कोई नहीं। तो जो निर्णायक होते हैं उनको भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि साहित्य के निर्माण में प्रगतिशील करना है तो मनुष्य में वैसा मनुष्य का भूमिका रहता है जिसका निर्णायक अच्छा होता है ना, उनके का निर्णय माना जाता है। यदि आप समाज में रहिएगा तो आपको उनका निर्णय मानना होगा ना। तो इसी प्रकार निर्णायक व्यक्ति जो अच्छा होंगे उनकी बात सब कोई मानता है और आगे की ओर बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा इसमें पुस्तक लिखे थे जिनके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो पहला है प्रेमचंद और उनका युग, दूसरा नई कविता और अस्तित्ववाद, तीसरा सी है निराला की साहित्य साधना, और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना पीछे भी मिला था। निराला की साहित्य साधना आपको बार बार मिलेगा, आप इसको भली बातें समझ लीजिए कि निराला के साहित्य साधना एक बार पूछता है, एक बार और पूछेगा कि निराला के साहित्य साधना कितने खंडों में बांटा गया है, तो 3 खंडों में उसका आंसर देंगे। ठीक है, उसको हम भी याद करवा देंगे। चलिए आगे चलिए,
जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। यानी कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से, जो जातीय हैं उनका अस्मिता की दृष्टि से, देखने की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा रहेगा, यह बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में होगा विचित्र, दूसरा होगा अविचित्र और तीसरा है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा अविचित्र। क्या हो जाएगा, अविचित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, बोल रहा है कि अविचित्र का शाब्दिक अर्थ, जो अभी विचित्र मारे हैं उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप लोग समझिएगा। आ माने क्या होता है, आ माने ना होता है, यानी कि अटूट, जो ना टूटे। इसका आंसर डायरेक्ट हिट करेंगे बी, अटूट। अविच्छिद्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अटूट, मतलब कि जिसे खंडित ना किया जाए। और यहाँ दिया ए में दे रहा है खंडित, दूसरा प्रवाहित, ठहराव, नहीं, अटूट होगा। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, अटूट। अविच्छिद्र का शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अटूट। चलिए आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। यानी कह रहे हैं कि जो कहानी हम लोग पढ़े अभी शुरू में, परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा का मूल्यांकन में इनका कहानी का जो लेखक हैं हमारे रामविलास शर्मा जी, उनका जन्म स्थल पूछ रहा है। पहला में दे रहा है नंद गांव मथुरा, दूसरा में दे रहा है हरनौत बिहार, उच्च गांव सानी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह इनका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, उच्च गांव सानी। कैसे याद रखिएगा, तो आप लोग को होता है कि ना कि रामविलास शर्मा जी को राम से, तो राम भगवान उच्च घर में जन्म लिए थे कि नहीं, तो उच्च गांव सानी, उच्च गांव क्या से रिलेट कर लेंगे, उच्च गांव सानी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है। तो आपको बोले निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है, तब 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हमको नंबर बी हो जाएगा, 3 खंडों में। निराला की साहित्य साधना, देखिए निराला की साहित्य साधना 3 ही वर्ड है, तो निराला की साहित्य साधना किसके खंडों में बटी है, 3 खंडों में बटी है। चलिए रिलेट करवा दे रहे हैं। एथेंस किस महादेश में है। बोल रहा है कि एथेंस जो है से किस महादेश में है। महादेश कितने होते हैं, महादेश हमारे 7 महादेश है। तो यूरोप महादेश, अमेरिका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, एशिया महादेश। तो बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, यूरोप महादेश। आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना बताइएगा हमें कि आप लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय में मिल जाए, न्यू पीडीएफ के साथ, न्यू सिलेबस के साथ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि प्रेमचंद और उनका युग्म किनकी रचना है। यानी कि प्रेमचंद और उनका युग्म से किनकी रचना है। प्रेमचंद का रामविलास शर्मा जी का, दिनकर जी का, या डॉक्टर मुरली मनोहर जी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 19 में कहता है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होती है। बोल रहा है कि साहित्य जो है सापेक्ष रूप में क्या होती है। पहला पराधीन, स्वाधीन, जड़, परतंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वाधीन। क्या हो जाएगा आंसर, स्वाधीन। आंसर नंबर बी हो जाएगा, स्वाधीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि वायरन किस भाषा के कवि हैं। वायरन जो है से किस भाषा के कवि हैं। पहला है हिंदी भाषा, दूसरा है संस्कृत भाषा, तीसरा है अंग्रेजी, चौथा है फ्रेंच। तो वायरन जो थे तो देखने में लग रहा ना कि थोड़ा सा अंग्रेजी बोल रहे, वायरन न बोल रहे, वायरन हैंसन, वायरन सर अंग्रेजी हो, क्या हो जाए, अंग्रेजी भाषा के कवि थे ना, होता है, सुने ना, वायरन हैंसन का नाम जानते ना है, तो अंग्रेजी कवि थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, लैटिन कवि कौन है। यानी कि लैटिन भाषा के कवि कौन है। वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर, मारियन। देखिए यहाँ तो अंग्रेजी भाषा का तो वायरन ये तो होगा नहीं, नन होगा। चलिए इनका कौन सा होगा, इनका होगा वर्जिल हो जाएगा, वर्जिल हो जाएगा। कौन सा होगा, वर्जिल। और शेक्सपियर तो जर्मनी के हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, तो तार सप्तक में कितनी कवियों की कविताएं संग्रहित है। तार सप्तक, तार सप्तक कहने से पता चल रहा है कि इसमें कै कवि होंगे। सप्तक मतलब क्या होता है, सप्तक मतलब कि 7 होता है। सप्तक मतलब कि 7, इसमें कितने कवि होंगे, 4, 5, 6, 7। तो आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, 7 कवियों का इसमें संग्रहित किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है।
बोला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, पहला है हरिश्चंद्र, दूसरा है गुणाकर मूल्य की, तीसरा है नलिन बिलोचन शर्मा जी का और डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। चलिए ये आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? यानी उनको पुरस्कार, जो साहित्य पुरस्कार मिला था, वह दान दे दिए थे। किनको दे दिए थे? तो गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को। तो यहाँ पर आंसर नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार को उन्हें पुनः पुरस्कृत किया गया। जो उनका राशि था वह राशि को लौटा दिए थे भारत सरकार के। कहते कि हमें नहीं रखें, यह गरीबों के हित में जाएगा, हम भारत सरकार को वापस करते हैं। आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है, आदिम का क्या शब्द है? अति प्राचीन, अति सुखदायी, अति सुंदर या अति कुरूप। तो इसका आंसर हो जाएगा अति प्राचीन। आदिम का होता है अति प्राचीन। कहने का आना है आदिम काल, नहीं कहता आदिम काल, सुनो ना आदिम काल। तो उसी समय से अति प्राचीन, मैंने प्राचीन मतलब क्या होता है? पुराना, मैंने पहले पुराना की बातें। तो यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पुनः आप सब्सक्राइब कर ले, क्या कि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। थोड़ा इतना हम करते हैं तो आप लोग को तो भी कुछ बनता है कि हम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। कहता है कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता से सारे यूरोप को प्रभावित किया गया? कहने का मकसद है कि कोई ऐसा गुलाम देश होगा, कोई ऐसा गुलाम देश होगा जिसका सभ्यता, मतलब जिसका प्रभाव कुछ पड़ा होगा, सारे यूरोप वासियों को प्रभाव पड़ गया। कौन सा देश ऐसा होगा? तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? एथेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेंस, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायरेक्ट हिट करने वाला है। एथेंस के प्रभाव से यूरोप को पूरा प्रभाव पड़ा, यानी कि एथेंस जो गुलाम था, इसके प्रभाव से पूरा यूरोप वासियों को प्रभाव पड़ा कि ऐसे में उससे कुछ सीख मिला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए यूरोप वासियों के पास ज्ञान थोड़ा मिला। अब चलिए, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारण करते हैं? चलिए, कह रहा है कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन जब कर रहे हैं, करते समय पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं? ए में है जो श्रमिक जनता के हितों में प्रतिबंधित करता है। दूसरा, जो पूंजीपतियों के हितों में प्रतिबंधित करता है, प्रतिबंधित। तीसरा है सी में, जो श्रमिक विभाजन को बढ़ावा देता है, जो जातिवाद को पोषक है। कह रहा है यहाँ पर, देखिए आप लोग समझने वाला है, ऑप्शन समझिए कि देखिए प्रतिबंधित का मतलब होता है रोकना, प्रतिबंधित मतलब क्या होता है? रोकना। और देखिए यहाँ पे बढ़ावा दे रहा है, मतलब बढ़ा रहा है। तो ये आप भी सोचिए कि साहित्य परंपरा का मूल्यांकन करते समय हमको पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करेंगे? जो हमको प्रतिबंधित करेगा, यानी कि जो ज़्यादा श्रमिक लोगों को यदि प्रतिबंधित करता है उसको ना रोकेंगे जी। अच्छा, पूंजीपतियों को जो हम रोक रहे हैं, पूंजीपतियों को प्रतिबंधित करेंगे तो उसको कोई फायदा है? नहीं है। अच्छा, जो श्रमिक विभाजन को बढ़ावा दे रहा है उसको रोकिए, वो बढ़ावा दे रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा, जो श्रमिक जनता के हितों में प्रतिबंधित करता है। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए, रामविलास शर्मा जी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ? तो ए में देता है 1999 महाराष्ट्र में, बी में देता है 2000 दिल्ली में, और सी में देता है 2001 मालदा में, और डी में देता है 2002 कानपुर में। तो इनका आंसर हो जाएगा कि आंसर नंबर बी हो जाएगा, 2000 ईस्वी में दिल्ली में होगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इधर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर दोस्तों के साथ करें तथा सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए पुनः BSSC औरंगाबाद यूट्यूब चैनल पर बबलू सर